तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है रोजगार समृद्धि अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे। यहाँ पर जो नोट्स है वो उल्टा चल रहा है, मतलब कि पहले यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पर हम लोग का चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कुछ कारणों से पहले इधर लिखना पड़ा फिर इधर लिखना पड़ा। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम ही हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत से बात करते हैं भाई। शुरुआत में हम लोग देखते हैं भारत की पुरानी अर्थव्यवस्था को, फिर भारत के बाद स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था देखी जाती है और फिर अर्थव्यवस्था में विकास के अंतर्गत वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण को देखते हैं हम लोग। उसके बाद ग्रामीण विकास को देखते हैं। एक निर्धनता का टॉपिक भी था जो कि हम नए एनसीईआरटी में हट चुका है, तो उसको हम लोग नहीं देखते हैं, और मतलब निर्धनता को हम लोग नहीं देखते हैं। फिर ये सब देखने के बाद हम लोग आते हैं रोजगार पे। विकास हो गया, अर्थव्यवस्था को देख लिया, अब इसके अंदर और घुस कर देखा जाए तो हम आएंगे रोजगार पे। कौन से रोजगार कर रहे हैं लोग, इस पर, बेरोजगारी किस प्रकार से फैल रही है इस पर बात करेंगे, और भी जो वृद्धि हो रही है रोजगार में, सकल घरेलू उत्पाद में, उन सब पर बात करेंगे, कुछ ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारी शुरुआती तो पहले टॉपिक को, जिसका नाम है श्रमिक और रोजगार। श्रमिक का मतलब हम लोग देखते हैं कि कोई अगर हल चला रहा है, या फिर अगर कोई जो चौराहे पे सब खड़े रहते हैं 500 रुपए वाले मजदूर लोग, 500 रुपये मजदूरी करते हैं, उनको हम लोग सोचते हैं कि वो श्रमिक हैं, परंतु इकोनॉमिक्स की भाषा में वो सभी श्रमिक हैं जो कि पैसा कमाते हैं, पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। यानी कि क्या डीएम भी श्रमिक है? बिल्कुल श्रमिक है। क्या पीएम भी श्रमिक है? बिल्कुल श्रमिक है, क्योंकि उनको तो उनके काम के लिए वेतन मिलता है। क्या मैं श्रमिक हूँ? तो मैं तो श्रमिक नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आय का स्रोत है ही नहीं, मैं तो अभी अपने पढ़ाई के लेवल पर हूँ। थोड़े दिन बाद जब मैं कुछ कमाने लगूंगा तो मैं भी एक श्रमिक हो जाऊंगा, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ ऐसे कुछ मेहनत वाला काम ही करूं, हो सकता है कि मैं कोई डिजिटल काम कर रहा हूं, हो सकता है मैं सॉफ्टवेयर में कोई काम कर रहा हूं और उससे पैसे कमा रहा हूं, या फिर मैं यूट्यूब पर ही वीडियो बना रहा हूं और उससे पैसे कमा रहा हूं, तो भी मैं श्रमिक कहलाऊंगा। अंततः हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है श्रमिक कहलाते हैं। और भारत में श्रम शक्ति पुरुष की प्रधानता है। श्रम शक्ति में भारत में हम लोग देखते हैं कि पुरुष की प्रधानता है, महिलाएं इसमें मतलब कंपैरेटिवली कम है। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, परंतु फिर भी पुरुषों की प्रधानता तो है। मेल की बात करो 70% और फीमेल की 30% है। इन आर्थिक क्रियाओं को रोजगार कहते हैं। श्रमिक लोग जो भी श्रम करते हैं, उनका श्रम बल जिस भी चीज में जाता है और वो पैसा आता है, वो जो श्रम है वही हमारा जो कार्य है, मतलब जो आर्थिक क्रिया कर रहे हैं वही हमारा रोजगार है। जैसे कि मैं श्रमिक हूँ, मान लो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ पढ़ाने का, है ना, मैं श्रमिक हूँ, तो मैं श्रमिक कहलाया। मेरा जो काम है उससे मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरा जो काम है वो क्या है? पढ़ाना। तो मेरा रोजगार क्या है? टीचिंग। ठीक है, मेरे पास पढ़ाने का रोजगार है जिससे मुझे पैसा आता है यूट्यूब से। चलो भाई, अगर हम बात करें लोगों की रोजगार में भागीदारी, तो भैया रोजगार करेगा कौन? लोग ही करेंगे। तो उनकी भागीदारी क्या क्या है उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसको देखने के लिए हम लोग एक आंकड़ा निकालते हैं, जिसको कहते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अगर श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है, इसका मतलब है कि जनसंख्या में जो श्रमिक लोग हैं, रोजगार जो है वो ठीक ठाक है। अगर वो संख्या कम, अनुपात कम हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि रोजगार जो है कम है। ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? श्रमिकों की संख्या जो है उसे कुल जनसंख्या में भाग देकर 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया। चलो भाई, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात कैसे निकलेगा? कुल श्रमिक की संख्या अपॉन में कुल जनसंख्या इंटू 100। चलो भाई, अगर ये ज़्यादा हुआ तो रोजगार अच्छा चल रहा है, रोजगार समृद्ध हो रहा है। अगर ये कम हुआ अनुपात तो रोजगार बेकार चल रहा है, देश की स्थिति सही नहीं है। चलो भैया, तो हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं, चलो भैया, तो यहाँ पर हम लोग 2 मिनट, अरे ये क्या हो रहा है भाई। तो भैया श्रमिक जनसंख्या अनुपात को हमने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वनियोजित श्रमिक व भाड़े के श्रमिक। अब श्रमिक के भी दो प्रकार हम लोग देख रहे हैं। एक तो है कि जो स्वनियोजित श्रमिक है, जैसे कि मैंने अपना खुद का दुकान खोल लिया। ठीक है, मैंने अपना खुद का दुकान खोल लिया और मैं उससे अपना
जो आय है उसकी प्राप्ति कर रहा हूँ। तो मैं आऊँगा स्वनियोजित श्रमिक के अंतर्गत। और भाड़े के श्रमिक का मतलब कि जो नियमित वेतन भोगी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्वनियोजित श्रमिक व भाड़े के श्रमिक। वे श्रमिक जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं स्वनियोजित श्रमिक कहलाते हैं और इनकी संख्या 50% है। आधा मतलब पूरी पूरी जो जनसंख्या है उसकी आधी % जनसंख्या रोजगार वालों में वो स्वनियोजित है, यानी कि उनका खुद का व्यवसाय है, यानी कि उन्होंने खुद का दुकान खोल लिया है ज्वेलरी का और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। उनका स्वरोजगार है। मान लो मेरा कोई सरकारी नौकरी लग गया, मैं उसमें चला गया, या फिर मान लो कि मैं किसी घर में गया हूँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर, तो दिहाड़ी बन के जाऊँ या कैसे भी जाऊँ, अगर मैं नियमित या अनियमित वेतनभोगी हूँ तो मुझको कहा जाएगा ये भाड़े का श्रमिक। मुझको सरकार ने भाड़े पे ही लिया है ना भाई, ठीक है। परंतु मैं भाड़े पर तब नहीं होऊंगा जब मैं किसी दुकान पर होऊंगा, है ना। दुकान का मैं खुद मालिक हूँ, ठीक है। दुकान पर अगर मैं मालिक हूँ तो क्या कहलाऊंगा, तो मैं कहलाऊंगा स्वनियोजित श्रमिक। और अगर किसी के यहाँ जाकर काम करूंगा तो भाड़े का श्रमिक। इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लो मेरी समोसे की दुकान है तो मैं स्वनियोजित। अगर मैंने किसी को समोसे की दुकान पर अपने समोसा बना के रखा है तो वो कैसा हो जाएगा, भाड़े का श्रमिक, ठीक है भैया। अम, किसान क्या है, किसान भी स्वनियोजित, उसके पास भी कोई नियमित या अनियमित तो है नहीं। हाँ, अगर वो किसान किसी दिहाड़ी को रखता है अपने पास, मजदूर को लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम हमारा यहाँ काम करो, तो फिर वो भाड़े का श्रमिक आ जाएंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, रोजगार को देखा कि रोजगार कितने प्रकार के हैं। रोजगार में हम लोगों ने रोजगार की परिभाषा को देखा, श्रमिक को देखा, रोजगार की परिभाषा को देखा, लोगों में रोजगार की भागीदारी को देखा और रोजगार खत्म। अब आते हैं हम लोग समृद्धि पर। अच्छा, रोजगार में ये भी एक टर्म है कि भैया प्राथमिक रोजगार, तृतीयक रोजगार 45, 24, 31% है और ये डाटा 11-12 का है। तो ये चलो ठीक है, प्राथमिक अधिक लोग थे उस समय, उसके बाद द्वितीयक थे, फिर तृतीयक थे, फिर अब तो तृतीयक ही ज़्यादा हो गए हैं। खैर ये पुराना डेटा है, देख सकते हो इसको भी। अब आते हैं हम लोग समृद्धि पर। समृद्धि और परिवर्तनशील रोजगार संरचना। समृद्धि मतलब की वृद्धि, समृद्धि मतलब की वृद्धि, ठीक है। कैसी वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि, इन दो चीजों को हम लोग देखेंगे। हम यहाँ दो मापदंडों की बात करेंगे, रोजगार समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद। 1960 से 2010 के बीच में जीडीपी बढ़ी, यह वृद्धि रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही, परंतु जीडीपी में उतार चढ़ाव आते रहे, रोजगार वृद्धि 2% बनी रही। इस बीच इस पूरे टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है जो कि है रोजगारहीन समृद्धि। रोजगारहीन समृद्धि का मतलब कुछ समझ रहे हो, मतलब कि रोजगार रोजगार है नहीं, फिर भी वृद्धि हो रही है। हम लोग ये देखते हैं, ये देखो भाई, ये रोजगार वृद्धि का ग्राफ है और ये जीडीपी है। जीडीपी जो है सन 90 में एकदम गिर गई, 3.4 हो गई, और रोजगार कितना था, 1.5 था, ठीक है, 1.5% वार्षिक। अब ये गिरी, ये जो है 1.5 रहा। फिर ठीक हम लोग 97 तक देखें, 97 से 2000 का डेटा देखें तो ये 6% जीडीपी बढ़ी है और रोजगार घटा है, मतलब रोजगार कम हो गया और जीडीपी बढ़ गई। तो इसको विद्वानों ने क्या कहा कि यहाँ रोजगार, क्योंकि यहाँ रोजगार वृद्धि दर कम होने के बाद भी जीडीपी में वृद्धि दर हो रही है, यानी इस समय भारत रोजगार उत्पाद के बिना ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्षम रहा। यह परिघटना रोजगारहीन समृद्धि कहलाई, ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पर और भी ये लिखे हुए कि पिछले 4 दशकों में देखें तो लोग नियमित रोजगार को छोड़कर अनियमित श्रम की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी स्वरोजगार सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। इसे श्रम बल का अनियतीकरण कहा गया है। अब श्रम बल का अनियतीकरण ये कहा गया कि लोग जो है कि नियमित को छोड़कर, सरकारी नौकरी छोड़कर वो जो है कि इधर आ रहे हैं। सरकारी नौकरी मतलब कि मान लो कोई निजी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, नियमित मजदूर कहलाएगा, ठीक है। उसको नियमित पैसा वैसा मिल रहा है तो वो नियमित मजदूर कहलाएगा। परंतु जब हम लोग देखते हैं औद्योगिकीकरण होता है, मशीन आ जाती हैं, तो अब उन लोग वो चला नहीं पाते हैं, या तो फिर उनका आवश्यकता ही खत्म हो जाता है, तो अब वो वहां से उनको शिफ्ट होना होता है अपने किसी अपने रोजगार के ऊपर। वो रोजगार के लिए गांव से शहर आते हैं। अगर शहर में है तो शहर में ही अपना रोजगार ढूंढते हैं। जो लोग गांव से शहर आए हैं, शहर आने के बाद उन लोग को रोजगार ही नहीं मिला तो अपना ठेला लगा लिए। और जो पहले से शहर में रहने वाले हैं वो लोग आए इधर, तो अब उनको अपना कुछ स्वरोजगार खोलना, स्टार्टअप, अपना स्टार्टअप खोल लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग नियमित रोजगार में थे वो अनियमित में आ रहे थे, और
जो लोग नियमित में जाना भी चाहते थे तो नियमित में जनसंख्या बहुत अधिक हो रही थी और नियमित में तो कम कुछ ही सीटें होती। सरकारी नौकरी देख लो या फिर निजी क्षेत्र में देख लो, प्राइवेट सेक्टर में तुम जॉब करने जाओ, इन दोनों ही जगह पर आपको एक दिन तो वेतन मिल जाएगा, महीने के लास्ट में वेतन मिल जाएगा मान के चलो, परंतु यहाँ पर सीट्स काफ़ी कम होती हैं, है ना। पूरी जनसंख्या का कुछ ही भाग वहाँ पर जा पाएगा और भाग क्या करेगा, चाट खाएगा? नहीं, वो भी अपना कुछ रोजगार करेगा। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अब इसी के बाद से रोजगार के रिलेटेड कि जो नियमित से अनियमित की तरफ जो लोग भाग रहे हैं, यानी कि औपचारिक से अनौपचारिक की ओर भाग रहे हैं, उसको कहा जाता है भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण। ठीक है, तो श्रम बल किधर की ओर जाने लगी? अनौपचारिक कार्यों के ऊपर जाने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि पक्की नौकरियां कम थी और जनसंख्या बढ़ रही थी, अतः लोगों को औपचारिक नौकरियां न मिल पा रही थीं तथा औद्योगिकीकरण के कारण नियमित और औपचारिक श्रमिक की आवश्यकता कम पड़ रही थी। फलतः अनौपचारीकरण की ओर लोगों का रुख हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, फलतः अनौपचारीकरण की ओर लोगों का रुख हुआ। क्यों हुआ? यहाँ पर हमने लिखा है जनसंख्या बढ़ रही थी, एक मुख्य कारक ये भी लिख सकते हो। अब वहां पर बढ़े, ठीक है, इतना तक हो गया। यही हम लोग का भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण कहलाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और देखने वाले हैं जो कि है उस समय श्रमिक के अंतर्गत दो लोग आते थे, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। औपचारिक को संगठित क्षेत्र कहा गया और अनौपचारिक को असंगठित क्षेत्र भी कहा गया। औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन है वो आते थे, संस्थान जो थे वो आते थे। मतलब कि कोई गवर्नमेंट में अगर काम कर रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? औपचारिक। ठीक है, हम लोग ने अपने 9th के एनसीईआरटी में या फिर 10th के एनसीईआरटी में, शायद 9th के एनसीईआरटी में देखा भी था, एक दो कहानी थी जहाँ पर कि एक सुशीला शायद थी, वो किसी सरकारी दफ्तर में काम करती है और उसको कहा जाता है कि वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत काम करती है। और उसी समय एक कोई और उसकी कोई दोस्त थी, उसको सुषमा की कौन थी, वो जो है कि अपना कोई दुकान उकान लगाती है और उसमें उसका बहुत दिक्कत होता है, मतलब कभी उसका बिक्री होता है कभी नहीं होता है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया था कि इसको असंगठित, इसको संगठित क्षेत्र कहते हैं। तो वहीं पर इसको यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि भैया सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत जो होते हैं वो औपचारिक काम आते हैं, औपचारिक क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत नियमित वेतन मिलता है। अब ये सरकारी नौकरी तो नियमित वेतन मिलवे करेगा, तो कॉमन सी बात है। एक याद रखने वाली चीज़ ये है कि उनको भी औपचारिक क्षेत्र उसको भी कहा जाएगा, यानी कि संगठित क्षेत्र उसको भी कहा जाएगा जो 10 से अधिक कर्मचारी वाले निजी प्रतिष्ठान हैं। यानी कि कोई प्राइवेट सेक्टर जो कि 10 से अधिक मजदूर लेके बैठा है, लोग लेके बैठा है, कर्मचारी लेके बैठा है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? संगठित क्षेत्र की कहेंगे। परंतु 10 से कम है तो वो फिर अनौपचारिक में आ जाएगा, क्योंकि वो घटिया है भाई, 10 से कम लोग, मतलब समझ रहे हो। असंगठित क्षेत्र फिर का वही समझ लो, ये कृषि स्वरोजगार, समोसे का दुकान खोल लो। अब हम लोग देखने वाले हैं बेरोजगारी को। बेरोजगारी, जब काम करने के प्रति इच्छुक लोगों को प्रतिदिन मजदूरी दर पर काम न मिले तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। पहले हम लोग देखा था इस चीज़ को। इसके बाद अगर बात करें बेरोजगारी के प्रकारों की, तो मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, मौसम के कुछ भाग पर काम नहीं मिलता है, और प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब कि जरूरत से अधिक लोगों को काम पर लिया जा रहा है और उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, सरकार, अच्छा हमने ये भी देख लिया। अब अनौपचारीकरण, हम लोग अन्य मुद्दे को देखने वाले हैं। अन्य मुद्दे हैं रोजगार सृजन, कि सरकार रोजगार सृजन कैसे कर रही है। तो उसके लिए इसने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही प्रकार से इसने जनता के लाभ के लिए कुछ कदम उठाए। वो कदम थे कि इसने उद्योगों का संचालन किया, उद्योग धंधे स्थापित कराएं। वहाँ पर काम करने लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उद्योग में काम करने लोग आएंगे, तो श्रमिक मतलब उनको नौकरी मिलेगा ही मिलेगा। अवसंरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया, अवसंरचना का विकास किया गया। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि भैया रोजगार मिला बहुत सारे लोगों को, और सरकार यहाँ पर भी अपना एक प्रभाव जमा दी। निजी क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया, बढ़ावा दिया गया, ताकि उनमें भी लोग आएं और रोजगार उसमें लें। परंतु अभी सबको सरकारी नौकरी चाहिए, तो यहाँ कोई जइबा नहीं करता है। और रेलवे रोड का विकास कराया गया, इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि रोजगार पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप मतलब कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से लोगों का विकास कराने की कोशिश की गई।
तो वो था कि निर्धनता उन्मूलन करने के लिए इसने रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए, मतलब कि निर्धनता भी दूर हो जाए और हमारा वोट भी बचा रहे। मनरेगा एक ठो आया गया 2005 में। मनरेगा भी हम लोग देखते हैं कि क्लास 9th में इसको हमने देखा था कि भैया जो है कि 100 दिन तक काम वाम करने का जो सिस्टम था वो था। अब 15 दिन तक अगर काम न मिला तो उसको जो है कि वेतन भत्ता दिया जाएगा। ये सब सिस्टम यहाँ पे रखा गया था ताकि लोगों को पैसा मिले, रोजगार मिले, है ना। चलो भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी इस पे शामिल है। छोटा चैप्टर था, निष्कर्ष ये निकलता है भैया कि भारत को श्रम बल संरचना में परिवर्तन मिला, सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, श्रमिक ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, परंतु फिर भी हम यही कहेंगे कि लोग नाखुश हैं। ठीक है, वो जहां जाएंगे उनको और चाहिए, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। इम्पोर्टेंट टर्म्स यही थे, ये ग्राफ, उसके अलावा ये चीज़ें, श्रमिक किसको कहते हैं, अनुपात हमको याद रहना चाहिए, और हमको क्या रखना चाहिए, अनौपचारीकरण जो हुआ उसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो बस, अनौपचारीकरण कब हुआ, तो 1972 से 2012 के बीच में हम लोग देखते हैं कि ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है कि लोग औपचारिक को छोड़कर अनौपचारिक की ओर आते हैं। तो यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।